आखिर लंदन में कार्यक्रम के बीच क्यों भड़के बीजेपी सांसद, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में चुनाव लड़ने की तैयारी में कट्टरपंथी संगठन यूनुस ने हटा दिया था बैन। भारत पर क्या होगा असर। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन से मिले जख्मों को भूल पुतिन ने तुर्की भेजी टीम। दुश्मन से शांति वार्ता के पीछे क्या है रणनीति। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 3 साल से जारी जंग और रूस की धरती पर यूक्रेनी ड्रोन हमले के बीच शांति की नई कोशिश को एक नया मौका मिल रहा है। यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधि सोमवार को इस्तांबुल में आमने सामने बैठेंगे। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब एक दिन पहले रूस के भीतर कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले किए गए हैं। कम से कम 40 रूसी विमानों को तबाह कर दिया गया है। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, रूस ने भी यूक्रेन पर अपने अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमला किए हैं, जिनमें 340 से ज्यादा नागरिक मारे गए। ऐसे में शांति वार्ता का प्रस्ताव कितना ईमानदार है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने घोषणा की कि उनका एक प्रतिनिधि मंडल इस्तांबुल में रूस के साथ सीधी वार्ता करेगा। वार्ता का उद्देश्य दीर्घकालीन शांति के लिए एक रोड मैप पेश करना है, जिसमें शुरुआत के तौर पर 30 दिनों का युद्ध विराम, कैदियों की अदला बदली और रूस कब्जे वाली क्षेत्रों से यूक्रेनी बच्चों की वापसी शामिल है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रस्ताव के अगले चरण में राष्ट्रपति जेलेंस्की और राष्ट्रपति पुतिन की सीधी बैठक का भी प्रस्ताव है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पुष्टि की है कि अगले वार्ता सोमवार को तुर्की के इस्तांबुल में होगी। यूक्रेन में भी अपनी टीम भेजने की घोषणा की है। यूक्रेन की ओर से फिर से रक्षा मंत्री रुस्तेम उमेरोव इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने साफ किया है कि बिना स्पष्ट एजेंडे और गंभीर तैयारी की ऐसी बैठकें महज दिखावा है। उन्होंने तुर्की के विदेश मंत्री और राष्ट्रपति रेचेप तय्यप एर्दोगन के साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। जेलेंस्की के आरोप है कि रूस अब तक सीजफायर की अपनी शर्तें पेश करने में विफल रहा, जबकि यूक्रेन ने पिछले हफ्ते ही अपना प्रस्ताव सौंप दिया था। उन्होंने रूस की चुप्पी को एक और धोखा बताया। यह बातचीत उस वक्त हो रही थी जब यूक्रेन ने एक साहसिक ऑपरेशन में रूस के 4 सैन्य हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले पर 40 से अधिक रूसी सैन्य विमानों को नष्ट या क्षतिग्रस्त कर दिया। पुतिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव को कम करने और खुद को शांति की पहल करने वाले नेता के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जमीनी स्तर पर रूस सैन्य दबाव बनाए रखना चाहता है। ऐसे में यह वार्ता रूस के लिए कूटनीति मोर्चे पर संतुलन साधने की एक चाल भी हो सकती है, जिससे वह वैश्विक आलोचना से बचते हुए अपनी सैन्य बढ़त बनाए रख सके। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन जामात-ए-इस्लामी बांग्लादेश और उसकी छात्र शाखा चतरा शिवपुर अब चुनाव लड़ने की राह पर चल दिए हैं। बांग्लादेशी सर्वोच्च न्यायालय के इन दोनों का एक राजनीतिक दर्जा बहाल करते हुए इनके पंजीकरण की अनुमति दे दी है। इसके जरिए अब वह बांग्लादेश में होने वाले आगामी चुनावों में भाग ले सकते हैं। शेख हसीना ने कट्टरपंथी जामात-ए-इस्लामी के ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ था, लेकिन पिछले साल यूनुस ने सत्ता संभालते ही इसके ऊपर से प्रतिबंध हटा दिया था। शेख हसीना की सरकार ने जामत की कट्टरपंथी हरकतों को देखते हुए 2013 में इस पर प्रतिबंध लगाते हुए इनके चुनाव में भाग लेने पर रोक लगा दी थी। हालांकि प्रतिबंध के बाद भी यह संगठन बांग्लादेश में बड़े स्तर पर सक्रिय रहा। शेख हसीना के खिलाफ हुए तथाकथित छात्र आंदोलन में जामत की मुख्य भूमिका रही। इसी संगठन के ऊपर आंदोलन में हिंदुओं को निशाना बनाने का भी आरोप लगा। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इन आरोपों को मिटाने के लिए जामत खुद को रिमांड करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले बांग्लादेशी अदालत ने संगठन के एक प्रमुख नेता अजहरुल इस्लाम के खिलाफ सुनाई गई सजा को पलट दिया। अजहरुल पर आरोप था कि उसने 1971 की लड़ाई के दौरान बलात्कार, हत्या और नरसंहार किया था। साल 2014 में उसे मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन यूनुस के सत्ता में आने के बाद उसके केस को फिर से खोला गया और अब उसकी सजा को भी पलट दिया गया है।
शेख हसीना ने सत्ता में आने के साथ ही जामत के ऊपर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए जांच शुरू कर दिया है। हसीना के यह आरोप सही साबित हुए और जामत पर बैन लगा दिया गया। अब जबकि हसीना का शासन बांग्लादेश से खत्म हो चुका है, तो ऐसे समय में जामत बांग्लादेश की रणनीति में एक बार फिर से अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा है। उसके इस मंसूबे में बांग्लादेश में भारत को काउंटर करने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान का भी साथ मिल गया है। यूनुस के आलोचकों के मुताबिक यूनुस सत्ता में आने के साथ ही पाकिस्तान के साथ मधुर और मजबूत संबंधों की वकालत कर रहे हैं। बांग्लादेश में जामत का प्रभुत्व बढ़ाना भारत के लिए एक खतरे की घंटी साबित होगा। शेख हसीना के सत्ता में रहने के दौरान भारत और बांग्लादेश के रिश्ते लगातार मजबूत रहे हैं। इसके अलावा जामत दक्षिण एशियाई और प्रवासी समुदायों के माध्यम से एक नेटवर्क तैयार करने की कोशिश में है, जिसका उद्देश्य इस्लामिक राज्य की स्थापना करना है। बांग्लादेश में जामत के प्रभुत्व का मतलब है कि उसका पूर्वी पाकिस्तान वाला दौर लौट के आ सकता है, जिसका पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध होगा। अगर ऐसा होता है तो यह भारत के लिए एक बड़ी चिंता पैदा कर सकती है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत दुनिया भर के अपने प्रतिनिधि मंडल भेजकर पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। दुनिया को आतंकवाद से सचेत रहने और पाकिस्तान का असली चेहरा दिखा रहा है। इस बीच लंदन में सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा सांसद सामिक भट्टाचार्य ने दो टूक शब्दों में कहा कि भारत दुनिया से कोई एहसान नहीं मांग रहा, बल्कि आतंकवाद के बढ़ते खतरे के खिलाफ एक साफ चेतावनी दे रहा है। उन्होंने कहा, हम किसी के दरवाजे पर भीख का कटोरा नहीं लेकर खड़े हैं, हम अपने सिर्फ आगाह करने आए हैं। जो आज हमारे साथ हो रहा है वो कल आपके साथ भी हो सकता है। यूके यात्रा पर आए भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य भट्टाचार्य ने कुछ वैश्विक ताकतों को दोहरे रवैये पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, कुछ देश हथियार बेचने के लिए अपना रुख बदलते हैं और हमें संवाद की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि बातचीत से सब ठीक हो सकता है, लेकिन उनका उद्देश्य कुछ और होता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक कद को रेखांकित करते हुए कहा, आज पूरी दुनिया मोदी मोदी के नारे लगा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बन चुके हैं। इस दौरे का उद्देश्य 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए आतंकी हमले के जवाब में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का करारा संदेश वैश्विक मंचों पर पहुंचना है। इस हमले में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा 26 लोगों की हत्या कर दी गई थी। जवाबी कार्रवाई में भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर 100 से अधिक आतंकवादियों को ढेर कर दिया। इस प्रतिनिधि का नेतृत्व वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद कर रहे हैं। यह दौरा मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई 7 अंतर्राष्ट्रीय अभियानों में से एक है, जिसका मकसद है आतंकवाद के प्रति भारत को जीरो टॉलरेंस नीति को वैश्विक मंच पर दोहराना, पाकिस्तान की आतंकी संरचनाओं को बेनकाब करना और भारत की वैश्विक भूमिका को मजबूत करना। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।